Hello student, this is 12th part of the nationalism in Europe and the last one also. I am very glad that today we are going to end this chapter. The heading of the chapter is nationalism and imperialism. Nationalism राष्ट्रवाद वो कहते हैं, मतलब कि राष्ट्र के प्रति प्रेम और राष्ट्र के लिए डिवोशन की बात करते हैं, जिसमें बिलोंगिंगनेस वगैरह सब की बात होती है. On the other hand, they are shifted to from nationalism to imperialism. What is imperialism? It is अगर हिंदी में बोलूँ तो साम्राज्यवाद कहते हैं, और इंग्लिश में बोलूँ तो ये इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से बनती है कि रिच एंड पावरफुल कंट्रीज कंट्रोल करती है अदर कंपैरेटिवली कम रिच हो या पुअर हो कंट्रीज को. ठीक है, ये धीरे धीरे होता गया. अब इसका एग्जांपल आपके खुद का देश है जो कि ब्रिटेन के अंडर था, जो आप जानते हो, तो उसको इम्पेरियलिज्म भी कहते हैं और कॉलोनियलिज्म भी कहते हैं. By the last quarter of 19th century, nationalism no longer retained idealistic liberal democratic sentiment of first half of the current century. धीरे धीरे क्या हुआ कि 25 से लेकर के 19th सेंचुरी के, मतलब कि 1825 से लेकर के 1850 तक जाते जाते इसकी डेफिनेशन बदलती चली गई. लोगों का इंटरेस्ट जो नेशनलिज्म के बाद, नेशन स्टेट बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप ये रहा कि वो कोशिश करें कि अपने देश को इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनाए. ये ग्रीड जो है उनकी, वो उनको इम्पेरियलिज्म की तरफ लेके गई. ड्यूरिंग दिस पीरियड नेशनलिस्ट ग्रुप बिकम इंक्रीजिंगली इनटॉलरेंट ऑफ ईच अदर एंड एवर रेडी टू गो टू वॉर. एक दूसरे को बर्दाश्त करने की शक्ति भी खत्म हो चुकी थी, क्योंकि शक्ति का जो प्रसार करना था, इनको प्रसार करना था अपना, वो करना चाह रहे थे, और इस चक्कर में एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते थे. कौन नहीं करते थे? कंट्रीज. The major European power in turn manipulated the nationalist aspirations of the subject people in Europe to further their own imperialistic aims. धीरे धीरे जो यूरोपियन पावर्स थी, उन्होंने जो एस्पिरेशंस थी ड्यूरिंग द नेशनलिज्म के स्ट्रगल में, जो उनकी इच्छाएं थी, लोगों की, जनता के जो मोटिव्स थे, उन मोटिव्स को थोड़ा सा मैनिपुलेट कर दिया. मैनिपुलेट का मतलब है कि उसके अर्थों को बदला, और अर्थ को बदल के उसको इम्पेरियलिस्टिक अपने एम की तरफ लेके वो गए. द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 वॉज द एरिया कॉल्ड द बल्कान. 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है बल्कान के ऊपर. और जो बल्कान के बारे में 10th पढ़ के भी नहीं जानता ना, समझो उसका कुछ हो ही नहीं सकता. बल्कान तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको जानना चाहिए, जिससे आप सबको बता सको कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कॉज क्या था. द बल्कान वॉज रीजन ऑफ जोग्राफिकल एथनिकल वेरिएशन कंपेरिजिंग मॉडर्न डेज. अच्छा, ये कह रहा है कि जो बल्कान है उसका एक जोग्राफिकल और एथनिकल वेरिएशन थे उसके अंदर. ये आज की डेट में जो आप अलग अलग सुनते हो ना, जैसे रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, हर्ज़ोगिना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, whose inhabitants were broadly known as the slaves. इनके रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता था? SLAVs, स्लेव. देखो कैपिटल में लिखा, बिकॉज इट इज अ नाउन. एक नाउन है, इस वजह से इसको कैपिटल में लिखा. एक नाम दिया गया उन लोगों को. A large part of Balkan was under the control of Ottoman Empire. सबसे पहला पॉइंट आपको लिखना है कि इसकी जोग्राफिकल और एथनिकल वेरिएशन थी. दूसरा पॉइंट इसका आपको लिखना है कि ये ऑटोमन एम्पायर के अंडर था. द स्प्रेड ऑफ द आइडिया रोमांटिक नेशनलिज्म इन बल्कान टुगेदर विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ऑटोमन एम्पायर मेड दिस रीजन वेरी एक्सप्लोजिव. जहां यहाँ पर एक तरफ नेशनलिज्म की फीलिंग को जनरेट किया जा रहा था, तो नेशनलिज्म को टारगेट करना, उसको पाने के लिए इनके पास एक दूसरा एम साथ के साथ चल रहा था. वो अपने आप को डिसइंटीग्रेट करना था. किस एम्पायर से? ऑटोमन एम्पायर से. दिस इज द थर्ड पॉइंट. ऑल थ्रू 19th century the Ottoman Empire had sought to strengthen itself through modernization and internal reforms, but with very little success. हालांकि इससे कम्पीट करने के लिए ऑटोमन एम्पायर ने अपने आप को अपग्रेड करा, थोड़ा स्ट्रेंथ में मॉडर्नाइज करा अपने आप को, इंटरनल रिफॉर्म्स करे, बट सक्सेस के नाम पे उनके पास थोड़ी बहुत ही सक्सेस आई.
वन बाय वन द इम्पीरियल सब्जेक्ट नेशनलिस्ट ब्रोक अवे फ्रॉम द कंट्रोल एंड डिक्लेयर इंडिपेंडेंस। धीरे धीरे क्या हुआ, जो नेशनलिस्ट थे, यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनलिस्ट थे, वो एक दूसरे से अलग होते चले गए और अपने आप को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करते गए। द बल्कान पीपल बेस देयर क्लेम फॉर इंडिपेंडेंट और पॉलिटिकल राइट्स ऑन नेशनैलिटी एंड यूज हिस्ट्री टू प्रूव दैट दे हैड वंस बीन इंडिपेंडेंट बट हैड सब्सिक्वेंटली बीन सब्जेक्टेड बाय फॉरेन पावर। अब किसी भी कंट्री को उसको ये सिद्ध करना है कि हमें, हमारे देश का ये राजा नहीं है, इसे हमें गुलाम बना रखा है, ये एक्चुअली हम लोग पहले आज़ाद देश थे। तो बल्कान ने इसके लिए अपनी हिस्ट्री को प्रूव किया कि हम हिस्ट्री में हमेशा से ऑटोमन एम्पायर के अंदर नहीं थे, ये ऑटोमन एम्पायर फॉरेन पावर है, इसको यहाँ से हमें एविक्ट करना है। हैज द रिबेलियन नेशनलिस्ट इन बल्कान थॉट ऑफ देयर स्ट्रगल एज अटेम्प्ट टू विन बैक देयर लॉन्ग लॉस्ट इंडिपेंडेंस। इसीलिए वहाँ के जो क्रांतिकारी थे, रिबेलियंस नेशनलिस्ट थे, राष्ट्रवादी क्रांतिकारी थे, उन्होंने क्या करा, स्ट्रगल करा, क्या, जीतने के लिए अपनी खोई हुई आज़ादी। एज डिफरेंट स्टेट स्लेविक नेशनलिस्ट स्ट्रगल टू डिफाइन देयर आइडेंटिटी एंड इंडिपेंडेंस, द बल्कान एरिया बिकम एन एरिया ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट। ये पॉइंट है आपका, 5th पॉइंट है ये आपका। मैंने 1 2 3 बता दिए थे। 4th पॉइंट ये है कि ऑटोमन एम्पायर ने अपने आप को अपडेट किया। और नेक्स्ट पॉइंट आपका ये है कि सेल्विक जो थे उन्होंने नेशनल स्ट्रगल को करने के लिए आपको इंडिपेंडेंस करने की वजह से जो बल्कान था वो एक इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट का रीजन बन गया। द बल्कान स्टेट वर फीरियसली जेलस ऑफ ईच अदर। बल्कान स्टेट में जो थे वो एक दूसरे से क्या करते थे, जलन होती उनके अंदर, जो उसके अंदर आप जो देख रहे हैं वेरिएशन अलग अलग लोगों का, उसकी वजह से। ईच होप टू गेन मोर टेरिटरीज एट एक्सपेंसेस ऑफ अदर। हर कोई क्या चाहता था कि अपने अपने रीजन बढ़ाना चाहता था। अब मैं यहाँ पर ये पॉइंट क्लियर करना चाहती हूँ। यहाँ पर अभी आपको शुरुआत के फर्स्ट पॉइंट में बस की जोग्राफिकल कंडीशन बताई थी, तो जोग्राफिकल कंडीशन में नंबर ऑफ कंट्रीज के बारे में बताया था। वो ही कंट्रीज जब एक साथ थी और बल्कान के नाम से जानी जाती थी, तो वो इंटरनली उनके बीच में डिस्प्यूट रहता था। जैसे भारत में अलग अलग स्टेट हैं आज की डेट में, और उनके बीच में डिस्प्यूट हो अपने रीजन को बढ़ाने में, अपनी पावर बढ़ाने में, और बाद में ये ब्रेक करके छोटे छोटे कंट्री बन गए। ये बात समझ में आ गई ना। द बल्कान स्टेट फेरियसली जेलस ऑफ ईच अदर एंड ईच होप टू गेन मोर टेरिटरीज टू एक्सपेंस ऑफ अदर। द मैटर वर फर्दर कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज द बल्कान ऑल्सो बिकम द सीन ऑफ बिग पावर राइवलरी। अब दूसरा कॉन्फ्लिक्ट और दूसरा यहाँ पर डिस्प्यूट का रीजन क्या था कि बल्कान जो था एक ऐसी जगह बन चुका था, यहाँ पर दुश्मनी भी थी। जबकि पहले कॉन्फ्लिक्ट का रीजन क्या था कि यहाँ पर रिबेलियन क्या कर रहे थे, रिवोल्ट कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ किस वजह से कि एक दूसरे से राइवलरी भी रखते थे। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वाज इंटेंस राइवलरी अमंग द यूरोपियन पावर ओवर ट्रेड एंड कॉलोनीज एज वेल एज नेवल मिलिट्री। वहीं जो यूरोपियन पावर यहाँ से बिजनेस करती थी, उनके बीच में भी एक बहुत बड़ी घमासान युद्ध था, जो कि मिलिट्री या नेवल रूप में होता था। दीज राइवलरीज वर एविडेंट इन द वे ऑफ बल्कान प्रॉब्लम अनफोल्ड। और जो बल्कान की जो दबी हुई परेशानी थी, उसको इस मिलिट्री और इस नेवल फोर्स के थ्रू होने वाले वॉर्स की वजह से क्या हो गया, ये खुल गई। ईच पावर, अब कौन कौन इंटरेस्ट दिखा रहा है बल्कान के रीजन में? रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी वॉज नी ऑन काउंटरिंग द होल्ड ऑफ अदर पावर ओवर द बल्कान। ये चारों ही क्या कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि बल्कान का जो रीजन है वो इनके अंडर आ जाए। एक्सटेंडिंग इन ओन कंट्रोल ओवर एरिया, दिस लेड टू द सीरीज ऑफ वार्स रीजन इन फाइनली, दिस इज द लास्ट लाइन ऑफ द आंसर, दिस लेड टू अ सीरीज ऑफ वार्स इन द रीजन्स एंड फाइनली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इसके बाद क्या हुआ, ये चारों एक दूसरे से लड़ते रहे बल्कान पे कंट्रोल करने की वजह से। एक के बाद एक वॉर होती गई, और वो वॉर क्या किस चीज में रिजल्ट कर गई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब आप ध्यान से देख रहे हैं, इसमें रशिया पार्ट ले रहा है, जर्मनी पार्ट ले रहा है, इंग्लैंड पार्ट ले रहा है, और ऑस्ट्रो हंगरी पार्ट ले रहा है। लेकिन जब आपने लास्ट ईयर पढ़ा था तो जर्मनी हार गया था। जब आपने हिटलर के बारे में पढ़ा था, जर्मनी हार गया था, तो उसके ऊपर इन तीनों ने मिलकर क्या करी थी, ट्रीटी इम्पोज कर दी थी।
यहाँ पर मैप दिखाया गया है। इस मैप में देखो आप बिजनेस के वेज दिखाए गए हैं, और ये जो लेडी बैठी हुई है यहाँ पर, ये ब्रिटेन की है जिसने कि इतने सारे रीजन्स को कंट्रोल कर रखा है। नेशनलिज्म अलाइंड विद एम्पेरियलिज्म। नेशनलिज्म किसके साथ चलने लग गया? इम्पेरियलिज्म के साथ चलने लग गया। लेड यूरोपियन टू डिजास्टर्स इन 1914, बट मीनवाइल मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड विच हैड बीन colonized by the European power in 19th century began to oppose the imperial domination। वहीं जब 1914 का विश्व युद्ध हुआ तो दूसरी तरफ एक परिवर्तन ये भी आ गया था कि जैसे भारत जैसा देश है और देशों ने नाक में दम करा हुआ था ऐसी यूरोपियन कंट्रीज के जो डोमिनेट कर रही थी उनको। द एंटी इम्पीरियल मूवमेंट दैट डेवलप्ड एवरीवेयर वर नेशनलिस्ट in the sense that they are struggled to form independent nation state, were inspired by a sense of collective nation unity forged in confederation with imperialism। अब यहाँ पर एंटी इम्पीरियल मूवमेंट चलने लग गया। लोगों ने जैसे पहले एकजुट होके नेशनलिज्म लाए थे, ऐसे ही इम्पेरियलिज्म को भी वो एविक्ट करना चाहते थे अपने कंट्री से। यूरोपियन इंडियन नेशनलिज्म वर नाउ where replicate from people everywhere developed their own specific variety of nationalism। अब क्या हुआ, जो पहले नेशनलिज्म वाली फीलिंग थी उस नेशनलिज्म की फीलिंग से थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा अपग्रेडेड आ गया। अब क्या क्या डाइवर्सिटी को भी एब्जॉर्ब किया जा रहा है, डाइवर्सिटी के साथ साथ काम किया जा रहा है। बट द आइडिया ऑफ सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज इन टू नेशन स्टेट कम टू बी एक्सेप्टेड एंड नेचुरल एंड यूनिवर्सल। लेकिन जब नेशन स्टेट की बात की गई तो डेफिनेशन बिल्कुल चेंज नहीं करेगी। मतलब नहीं समझ में, समझाती हूँ। मतलब ये है कि जहाँ ये पहले एक दूसरे से सर फोड़ते रहते थे, वो सर फोड़ना इन्होंने बंद कर दिया। अपने आप के जो वेरिएशन है कंट्री के अंदर उसे एक्सेप्ट किया, एक दूसरे को नेटिव मान लिया कि देश के ये सभी नागरिक हैं, और एकजुट होकर नेशन स्टेट बनाने की प्रक्रिया में ये लग गए जो लोग गुलाम बन चुके थे देश ड्यू टू इम्पेरियलिज्म। I think I am successful in giving you true idea of this lesson, and have a good day.